बहरहाल तुम हिंदू औरत बनकर मेरे साथ सफर करोगी, तुम्हें अपने बालों का स्टाइल भी बदलना होगा ताकि स्टेशन पर तुम्हें कोई पहचान न सके। मैं मुंह अंधेरे ही उठ बैठा। गाड़ी 5:15 पर रवाना होती थी। कुलसूम अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। नमाज से फारिग होकर उसने अपने बालों को दूसरे स्टाइल से तैयार किया, माथे पर बिंदिया लगाई। वो सादा सी साड़ी में थी। हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सुबह के धुंधलके में कोठी से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। ब्रीफकेस मेरे पास था, उसमें इंडियन करेंसी में काफी रुपए थे। मैंने पतलून और गर्म कोट पहन रखा था। कुलसूम के शानों पर कश्मीरी शॉल पड़ी थी। मैंने उसे कहा कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराने तक उसका नाम कमलावती और मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी होगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन तैयार खड़ी थी। हमें फर्स्ट क्लास में जगह मिल गई। डिब्बे में एक बूढ़ा सिख अपनी जवान बहू और उसके बच्चे के साथ बैठा था। वो बाल खोलकर उनमें कंघी कर रहा था। हमें देखकर बोला, कहाँ जाओगे गुरमुखू? मैंने पंजाबी में कहा, अमृतसर जा रहे हैं। मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है और ये मेरी बहन कमलावती है। मेरा ख्याल था कि सिख बूढ़ा मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन अमृतसर तक वो मेरा सर खाता रहा। उसकी बहू कमलावती यानी कुलसूम से बातें करती रही। मुझे धड़का लगा रहा कि कहीं कुलसूम से कोई ऐसी भूल चूक न हो जाए जिससे भांडा फूट जाए। मगर कुलसूम ने बड़ी अक्लमंदी और समझदारी का सबूत दिया था। खुदा खुदा करके ट्रेन अमृतसर पहुंची तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अमृतसर शहर मेरा देखा भाला था। सिर्फ एक डर था कि कहीं अचानक अपने पाकिस्तानी स्मगलर दोस्त करोंडिया से मुलाकात न हो जाए। लेकिन मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछे थी और कोट पतलून में था। हम सिख और उसकी बहू से जान छुड़ाकर जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर आ गए। रिक्शा पकड़ा और अमृतसर के सिविल लाइंस के एक महंगे और इंग्लिश स्टाइल होटल में आ गए, जहां मजबूरन मुझे कमलावती को अपनी बीवी जाहिर करना पड़ा। हमने एक सिंगल बेड किराए पर ले लिया। मैंने अपना पता दिल्ली का लिखवाया और ये बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी दरबार साहब और अमृतसर के मशहूर दुर्गियाना मंदिर की जियारत करने दिल्ली से आए हैं। शाम होने तक हम अपने कमरे में रहे। जब सड़कों पर मरकरी लाइटें रोशन हो गई तो हमने खाना खाया और कंपनी बाग में टहलने निकल खड़े हुए। कंपनी बाग अमृतसर की सिविल लाइंस के पीछे ही था। कुलसूम बार बार पूछ रही थी कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करने का क्या इंतजाम किया है और मैं अमृतसर में अपने स्मगलर दोस्त से कब मिलूंगा। मैंने बताया कि कल सुबह अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वो सारा बंदोबस्त कर देगा। रात को कुलसूम बेडरूम में और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर सोया। सुबह 9 बजे मुझे अमृतसर के किले में मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना था। रात गए तक सोचता रहा कि जाने ये कर्नल सिख कौन होगा और अगर उसने कल ही मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कहा तो कुलसूम का क्या बनेगा, उसको किसके हवाले करके जाऊंगा। ये मसला मेरे लिए काफी परेशान कुन था। सुबह हुई, नाश्ता किया। कुलसूम को मैंने ताकीद की कि वो कमरे से बाहर न निकले, दरवाजा अंदर से बंद रखे और खुद ब्रीफकेस उठाकर होटल से बाहर आ गया। 8:45 बजे थे। मैं सही वक्त पर कर्नल गुरमीत सिंह के पास पहुंचना चाहता था। जिस वक्त मैं हॉल गेट और हाथी गेट के आगे से होता हुआ अमृतसर के किले के दरवाजे पर जाकर टैक्सी से उतरा तो ठीक 9 बज रहे थे। अमृतसर का किला लाहौर के शाही किले की तरह का है। उससे अगरचे काफी छोटा है, मगर दरवाजा उसी की तर्ज का बुलंद और देवकामत है, जिसके नीचे आने जाने के लिए एक छोटा दरवाजा बना हुआ है, जहां इंडियन फौज के 2 सिख फौजी अटेंशन खड़े पहरा दे रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने वहीं से मुझे रुक जाने के लिए आवाज दी। मैंने जब बताया कि मैं कर्नल नारुमनी हूँ और मुझे कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना है तो दोनों फौजियों ने मुझे सलूट किया। एक फौजी ने दरवाजा खोलकर मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। किले के अंदर एक ड्योढ़ी थी जिसके आगे बगैर छत का खुला रास्ता था, जहां दोनों जानिब कोठरियां थी जिन पर ताले लगे हुए थे। आगे कुशादा जगह थी जहां ईंटों के चबूतरे पर पुराने जमाने की एक तोप नस्ब थी। सामने वाले बरामदे में सीढ़ियां किले के तहखाने में उतरती थी, जहां पहुंचकर फौजी ने सलूट करके कहा, सर कर्नल साहब का कमरा नीचे है। ये कहकर वो वापस चला गया। जीने में एक मध्यम बल्ब रोशन था। मैं तहखाने में उतर गया। एक छोटी सी राहदारी आ गई जिसमें एक जगह कमरे के बाहर चिक पड़ी थी। बाहर तख्ती पर गुरमुखी में कुछ लिखा था जिसे मैं नहीं पढ़ सकता था। जाहिर है कर्नल गुरमीत का नाम ही लिखा होगा। मैंने चिक उठाई और नीमवा दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से किसी की भारी रोबदार आवाज आई, कर्नल नारुमनी अंदर आ जाओ। मैं कमरे में दाखिल हो गया। भारी भरकम मेज के पीछे कुर्सी पर एक पुख्ता उम्र का सिख बावर्दी कर्नल आंखों पर चश्मा लगाए बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी जाली में लिपटी ऊपर को खिंची हुई थी। वो मेरी तरफ गहरी नजरों से देखता रहा। मुझे उसकी नजरें अपने जिस्म में उतरती महसूस हो रही थी। उसने हाथ से मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और चश्मा उतार कर रुमाल से शीशे साफ करने लगा। कमरे में दीवार के साथ सिर्फ एक बल्ब रोशन था। एक पुरअसरार सी बोझल खामोशी छाई हुई थी। मैं अपनी सांस की आवाज सुन रहा था। कर्नल गुरमीत सिंह ने दराज में से एक फाइल निकालकर खोली
खोली और उसे पढ़ने लगा। 5 मिनट गुजर गए, फिर उसने फाइल बंद करके मेज की दराज में रख कर ताला लगा दिया और मेरी तरफ झुककर अंग्रेजी में बोला, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुम अमृतसर के रहने वाले हो और एक आला हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखते हो। मुझे उम्मीद है कि अमृतसर आने के बाद जैसा कि तुम्हें हिदायत की गई थी, तुम जहां अपनी फैमिली से मिलने नहीं गए होगे। मैंने बुरातमाद लहजे में जवाब दिया कि मैं अमृतसर में अपने माता पिताजी से मिलने नहीं गया और कल से शहर के बाहर एक होटल में मुकीम हूँ। कर्नल गुरमीत सिंह लिफाफे खोलने वाली चमकीली छुरी से मेज की सतह को कुरेदने लगा, फिर छुरी रखकर बोला, गुड, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं महसूस हो रही कि तुम एक इंतहाई अहम मिशन पर दुश्मन मुल्क में जा रहे हो। तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया है। अगरचे तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं, मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस वक्त तुम सबसे ज्यादा तजुर्बाकार, काबिल, लायक और मौजूद एजेंट हो। तुम हिंदू हो लेकिन मुसलमानों के कल्चर और उनके मजहब से पूरी वाकफियत रखते हो। कर्नल गुप्ता और तिरुचिरापल्ली के मेजर रामानाथन ने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें पाकिस्तान जाकर करना होगा। वो अपनी कुर्सी से उठा और कोने की आहनी अलमारी को चाबी लगाकर खोला। उसमें से एक ब्रीफकेस निकाला और उसे रख कर बैठ गया। ब्रीफकेस में से V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार निकाला। उसके बाद एक सिगरेट लाइटर जैसी छोटी डिबिया मेरी तरफ बढ़ा दी। V2 गोलियों और सिगार के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है। ये सिगरेट लाइटर एक इंतहाई ताकतवर शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमीटर है। कर्नल गुप्ता ने तुम्हें हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बता दी थी, वो तुम्हें याद होगी। मैंने इस बात में सर हिलाया, वो फ्रीक्वेंसी मुझे याद थी। कर्नल गुरमीत ने ब्रीफकेस से स्याह रंग की एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाल कर मुझे दी और कहा कि ये तुम्हारी कोड बुक है। इसमें वो कोड दर्ज है जिसकी मदद से तुम ट्रांसमीटर पर मुझे या कर्नल गुप्ता को इमरजेंसी पैगाम दे सकते हो। मेरा कोड वर्ड पाम ऑयल नारोमनी ही होगा। इन चीजों को छुपाना तुम्हारा काम है। याद रखो, अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे और फौरन लाताल्लुक हो जाएंगे। तुम्हें भी पकड़े जाने की सूरत में जबान बंद रखनी होगी, वरना पाकिस्तान में मुकीम हमारे एजेंट तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। मैंने कहा, मैं जानता हूँ। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि मुझे बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस करवाया जाएगा। वो बोला, तुम्हारे पास B69 का जो टॉप सीक्रेट शनाख्ती कार्ड है उसे मेरे हवाले कर दो। मैंने जेब से अपना खुसूसी शनाख्ती कार्ड निकालकर उसे दे दिया। उसने कार्ड ब्रीफकेस में रखा और वहां से कागज का एक टुकड़ा निकालकर मेरे आगे कर दिया। इस कागज पर पाकिस्तान के उन आदमियों के नाम लिखे हैं जिनका एतमाद हासिल करने के बाद तुम उन्हें V2 गोलियां किसी भी मशरूब में घोल कर पिला दोगे। मैंने कागज लेकर पढ़ा तो पाकिस्तान के 4 अहम सियासतदानों के नाम लिखे हुए थे। कर्नल गुरमीत बोला, ये लोग कुछ अरसा पहले तक मुल्क को तोड़ने और अपने अपने सूबों की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान से अलहदगी की बातें करते थे, लेकिन अब इनको दी गई V2 गोलियों का असर जायल होने लगा है और ये मुल्की इस्तेहकाम की बातें करते हैं। तुम्हें एक मजजूब की शक्ल में इन लोगों से ताल्लुक पैदा करके इन्हें ये गोलियां दोबारा खिलानी होगी। ये 4 सियासतदान हैं, जबकि तुम्हें V2 की 5 गोलियां दी जा रही हैं। अगर एक आध गोली किसी वजह से जाया हो जाए तो तुम दूसरी गोली इस्तेमाल कर सको। पाकिस्तान में हमारे सिफारत खाने के किसी आदमी से हरगिज राब्ता पैदा न करना। उनका कोई ना कोई आदमी तुम्हें जरूरत के वक्त खुद मिल जाएगा। पाकिस्तान में हमारे कुछ एजेंट काम कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ एक एजेंट जगदीश चंद खन्ना से मिलवाया जाएगा। वो पाकिस्तान में हमारा मास्टर स्पाई है। वो इस वक्त फैसलाबाद में मुकीम है और पिछले 10 बरस से वहाँ एक बाजार में मास्टर फिरोजदीन के नाम से घड़ी साज की दुकान कर रहा है। उसने मशहूर कर रखा है कि गुजरांवाला में बस के एक हादसे में उसके बीवी बच्चे हलाक हो गए थे। वो अकेला अपनी दुकान के पीछे एक कमरे में रहता है। तुम उससे राब्ता कायम करोगे। तुम्हारा नाम पाकिस्तान में दाखिल होते ही पीर इलाही बख्श होगा और तुम हाथ देख कर लोगों को झूठ सच किस्मत का हाल बताया करोगे। जगदीश चंद खन्ना तुम्हें सियासतदानों के हल्के में पहुंचने के गुर बता देगा। तुम्हें लाहौर शहर की एक मार्केट में किताबों की एक दुकान खुलवा दी जाएगी। लाहौर तुम्हारा हेडक्वार्टर होगा, जहां से तुम हमारे मास्टर स्पाई जगदीश चंद खन्ना उर्फ मास्टर फिरोजदीन की रहनुमाई में मुतल्लिका सियासतदानों से राब्ता पैदा करोगे। अगर कभी तुम्हारा राज फाश हो जाए तो तुम जहीले सिगार, रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक को जाया करके फौरन रूपोश हो जाना। मैंने कर्नल गुरमीत सिंह की एक एक बात अपने जहन में नक्श कर ली। फिर मैंने कर्नल गुरमीत से सवाल कर ही दिया कि मुझे बॉर्डर कब और किस तरीके से क्रॉस करवाया जाएगा। सिख कर्नल ने चश्मा उतार कर खाकी रुमाल से साफ किया और बोला, हमारे आदमी खुफिया तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। इतवार की रात 12 बजे अकतारी रेलवे स्टेशन के पास GT रोड पर पहुंच जाना। हमारा आदमी तुम्हारे पास आकर कोड पाम ऑयल नारोमनी बोलेगा, वही तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। तुम्हें एक पाकिस्तानी लिबास तुम्हारे होटल में हफ्ते को पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद कर्नल गुरमीत सिंह ने मुझसे मेरे होटल के कमरे का नंबर ले लिया, फैसलाबाद के इंडियन मास्टर एजेंट का एड्रेस बताया और कहा कि मैं ज़बानी याद कर लूं। फिर अपनी खास नोटबुक निकाल कर खोली और कहा, एक नंबर नोट कर लो, ये नंबर है OK5। इस नंबर की अहमियत से अमृतसर शहर के सभी पुलिस स्टेशनों, मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टरों और इस्लामाबाद में मुतय्यन भारतीय सफीर
सफीर को आगाह कर दिया गया है, तुम्हें अभी अमृतसर में 2 दिन मजीद रुकना होगा। इन 2 दिनों में तुम्हें इस शहर में किसी किस्म की भी मुश्किल दरपेश हो तो मेरे पास आने की बजाय किसी पुलिस स्टेशन जहाँ पुलिस वाले को ये नंबर बता देना, तुम्हारी मुश्किल उसी वक्त हल कर दी जाएगी। पाकिस्तान में तुम अगर ऐसी सूरत हाल में फंस जाओ कि भारतीय सफारत खाने के खास आदमी को तुमसे राब्ता पैदा करने की जरूरत पड़ जाए तो तुम भी उसे OK5 नंबर बताकर शनाख्त करवाओगे। ये तुम्हारा शनाख्ती नंबर होगा। हर जगह मिशन पाम ऑयल नारूमनी का नाम लेने की जरूरत नहीं, अब तुम जा सकते हो। मैंने उठकर उससे हाथ मिलाया। जहीला सिगार, V2 गोलियां, रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक अपने ब्रीफ केस में रखी और खामोशी से बाहर आ गया। उस वक्त मुझे खुद पर एक ऐसी मशीन का गुमान हुआ जिसमें चाबी भर दी गई हो और जो अपना काम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मैं सोच रहा था कि कुलसूम को अपने साथ कैसे ले जा सकूंगा। होटल पहुंचा तो दिन के 11 बजने वाले थे। कर्नल गुरमीत सिंह ने काफी वक्त ले लिया था। कुलसूम कमरे में बैठी बेताबी से मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं अपने स्मगलर दोस्त से बात कर आया हूँ और हम इतवार की रात को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रवाना होंगे। वो खुश भी और फिक्रमंद भी हो गई। गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। वो तो यही समझ रही थी कि हम गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। हफ्ते की शाम को मुझे कपड़ों का एक पैकेट मिला जिसमें पाकिस्तानी करेंसी के 1000 रुपए भी थे। कुलसूम ने पूछा कि ये चीजें किसने भेजी हैं। मैंने उसे कहा कि मेरे स्मगलर दोस्त ने भेजी हैं ताकि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले मैं पाकिस्तानी वज़ाक़त इख्तियार कर लूं। वो बोली मैं तो साड़ी में हिंदू लगूंगी। उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। उसी रात मैंने अमृतसर के हॉल बाजार से कुलसूम के लिए कुर्ते और शलवार के लिए कपड़ा खरीदा और कुलसूम को साथ ले जाकर एक दर्जी को सिलने के लिए दे दिया। एक गर्म चादर भी खरीदी। मैंने कुलसूम को पाकिस्तानी करेंसी में 500 रुपए भी दे दिए। इतवार की रात को हमें अमृतसर से रवाना हो जाना था। मैंने खद्दर की एक ऐसी सदरी बनवा कर बनियान की जगह पहन ली जिसमें V2 गोलियों का पैकेट, रेडियो ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर, कोड बुक और जहीला सिगार छुपा कर रखा हुआ था। सदरी की एक जेब में पाकिस्तानी करेंसी नोट भी थे। पतलून की अकबी जेब में मेरा बटवा था जिसमें भारतीय करेंसी थी। इतवार की सुबह मैं कुलसूम को साथ लेकर दर्जी की दुकान पर गया तो वहां एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। रुकमनी बाई का एक आदमी कुलसूम की तलाश में घूमता फिर रहा था। उसने बाजार में से गुजरते हुए कुलसूम को देखकर पहचान लिया। कुलसूम को कलाई से पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए चिल्लाया, लोगों ये औरत कातिल है, दिल्ली में 2 कत्ल करके भागी है। लोग जमा हो गए और कुलसूम ने रोना शुरू कर दिया। मैंने गुंडे का हाथ झटकने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मैं इत्तेफाक से अपना तवाजुन बरकरार न रख सका था। वैसे वो मुझसे कद काठ और ताकत में भी दुगना था। मैंने लोगों से कहा कि ये औरत कमलावती है और मेरी बीवी है, ये कातिला नहीं है। लेकिन गुंडा चीख चीख कर कस्में खा रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यही औरत है जिसने दिल्ली में 2 आदमियों का खून किया है। कुछ लोग गुंडे की तरफ हो गए, कुछ मेरी तरफ हो गए, लेकिन मेरे लिए कुलसूम को वहां से निकालना मुश्किल हो गया। इतने में वहां पुलिस के 2 सिपाही भी आ गए। गुंडे में जब उन्हें बताया कि ये औरत कातिला है और उसने दिल्ली में 2 खून किए हैं तो सिख पुलिस वालों ने कुलसूम को पकड़ लिया। मैंने एतराज किया तो उन्होंने मुझे भी जकड़ लिया। थाने चलकर बात करना, एक ने कहा। सिपाही हमें थाने की तरफ लेकर चल दिए। गुंडा भी साथ साथ था। लोग भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। ये वही कोतवाली थाना था जहाँ एक बार अरसा गुजरा मैं पहले भी आ चुका था, मगर अब मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी। मुझे आसानी से कोई नहीं पहचान सकता था। थानेदार सिख था। उसने जब गुंडे का बयान सुना तो कुलसूम को और मुझे हवालात में बंद करने का हुक्म सादिर कर दिया। उसी रात 12 बजे मुझे बॉर्डर क्रॉस करना था। मैं सिख कर्नल गुरमीत सिंह का हवाला नहीं देना चाहता था, लेकिन एकदम से मुझे कर्नल गुरमीत के बताए हुए अमृत धारा किस्म के नंबर OK5 का ख्याल आ गया। सिपाही मुझे और कुलसूम को पकड़कर हवालात की तरफ ले जाने लगे तो मैंने सिख थानेदार से कहा कि मैं आपसे अलहदगी में एक बात करना चाहता हूँ। सिख थानेदार ने गुस्सीली आंखों से मेरी तरफ देखा। लाला जी, मैं रिश्वत लेने वाला थानेदार नहीं हूँ। वाहे गुरु का दिया, मेरे पास सब कुछ है, ले जाओ इन्हें, बंद कर दो हवालात में। मैंने इसरार किया, सिर्फ मेरी एक बात सुन ले, नहीं तो हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़े। ये रिश्वत की बात नहीं है। इस पर सिख थानेदार बादल नखास्ता अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आकर बोला, बताओ ये क्या कहना चाहते हो। मैंने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर जब OK5 का नंबर बोला तो उस पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। वो अपनी जगह यकलख्त हिल कर रह गया। जमीन पर जोर से पांव मारकर मुझे सलूट किया। उसे सलूट करते देखकर सिपाहियों की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। थानेदार ने फौरन हमारी रिहाई का हुक्म दे दिया। दिल्ली वाला गुंडा कुर्सी पर बैठा हक्का बक्का कभी मेरा और कभी थानेदार का मुंह देखता। सिख थानेदार ने चिल्लाकर कहा, इस गुंडे को पकड़कर बंद कर दो, ये लोगों पर झूठे मुकदमे बनवाता है। उस गुंडे का थाने में क्या हश्र हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं और कुलसूम थाने से निकलकर एक रिक्शे में बैठे और होटल की तरफ रवाना हो गए। कुलसूम बेहद हैरान थी कि मैंने थानेदार के कान में ऐसा कौन सा तिलिस्म फूंक दिया था कि उसकी काया ही पलट गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि असल में ये सारे पुलिस वाले मेरे स्मगलर दोस्त से भारी रिश्वतें वसूल करते हैं। मैंने उसका नाम ले लिया था। जो जो दिन गुजर रहा था, कुलसूम का मसला ज्यादा गंभीर होकर सामने आ रहा था। मैं किसी स्मगलर की मदद से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने नहीं वाला था। मुझे पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मिशन पर भेजा जा रहा था।
मुझे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस खुद अपने तहफ्फुज में बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था। मुतल्लिका इंडियन अफसर कुलसूम के बारे में जरूर पूछेंगे और उस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। रात 9 बजे हमने खाना खाया। कुलसूम ने साड़ी की बजाय शलवार तमीज पहन ली थी और अपना जिस्म सुरमई रंग की गर्म चादर में लपेट लिया था। रात के 11:15 बजे मैंने कुलसूम को साथ लिया। एक टैक्सी वाले को मैंने पहले ही कह रखा था, वो होटल के बाहर मेरे इंतजार में था। अटारी अमृतसर से 15 मील दूर है और किसी जमाने में सिख जागीरदारों का बड़ा तस्बा था। पाकिस्तान बन जाने के बाद ये तस्बा बॉर्डर पर आ गया, जिसकी वजह से उसकी पहले वाली हैसियत खत्म होकर रह गई। टैक्सी जीटी रोड पर अटारी की तरफ रवां दवां थी। अंधेरे में सड़क की दोनों जानिब शीशम के ऊंचे घने दरख्त खामोश खड़े थे।